नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं पुष्पेंद्र कथाना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सोचता हूं दोस्तों आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और जो दोनों परीक्षाएं नेट की और स्कूल लेक्चर की जो जून के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित हैं, उनसे संबंधित अपन एक करंट अफेयर्स की सीरीज जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित 2024 और 25 के में जो घटनाक्रम हुए उनके मैंने शॉर्ट नोट्स बना के आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सार्क और अल्वा और नेम की, तीनों एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपन इनके करंट इश्यूज समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं सार्क की। तो सार्क की जो स्थापना है उसके बारे में थोड़ी सी अपन सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1985 को हुई। स्थापना डेट और ढाका बांग्लादेश में इसका और सार्क के चार्ट पर हस्ताक्षर भी हुए साथ में। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। भारत की ओर से माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी इसके संस्थापक सदस्यों में थे। इसके वर्तमान में जो सदस्य हैं वो 8 हैं, पहले इसके 7 थे और जो 8वां सदस्य बनाया वो अफगानिस्तान अपना पड़ोसी, और ये कब बनाया 2007 में। 2007 में जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था ये भी नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ है। तो आप कैसे याद रख सकते हो दोस्तों कि 2007 और 7 दूनी 14, तो आपसे कैसे भी पूछा जाए कि कौन सा शिखर सम्मेलन कि 14वां शिखर सम्मेलन कि कब हुआ कि 2007 में, तो 7 का डबल 14 और 14 का आधा 7। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली। ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप ऐड कर सकते हो। न्यू दिल्ली में हुआ था और उस समय तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये आप ऐड कर सकते हो। सार्क का यदि आपसे मुख्य सचिवालय पूछा जाए तो ये काठमांडू में। इसकी स्थापना तो 1985 में होगी थी, पर सचिवालय 1987 में स्थापित किया गया था। भारत के अंतर्गत दोस्तों 3 सार्क की समिट हुई हैं अभी तक, ये आपको याद रखने की जरूरत है। 3 अभी ये बताई थी 14वीं, तो 2, 8, 14, 2, 8, 14। तो एक तो दूसरी हुई, तो दूसरी आप ऐसे याद रख सकते हो कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई, तो पहली बैठक हुई और सेकंड बैठक 1986 में होगी, तो वो बेंगलोर में हुई। बेंगलोर आप ध्यान रखें, सन आपको 1986 मतलब, क्योंकि सार्क की ये सेकंड बैठक है। सार्क की स्थापना यदि आपको पता है कि 1985 में हुई है, तो सार्क की सेकंड बैठक कहाँ होगी? 1986 में, और ये बेंगलोर के अंतर्गत हुई। ये 1995 8वीं, 2, 8, 14 ऐसे एक ट्रिक्स बना के आपको करनी है। और 14वीं 2007 के अंतर्गत बताया, 7 का डबल क्या है? 14। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। ये नई दिल्ली में हुई और ये भी नई दिल्ली में हुई थी। दो दिल्ली में हुई है, एक बेंगलोर में हुई है। तो दूसरी 1986, तीसरी 1995 और जो 8वीं और 14वीं कब है? 2007 में दोस्तों। तो 3 बैठक भारत के अंतर्गत हुई। ये एक सामान्य जानकारी है। सार्क के जो वर्तमान महासचिव हैं जो बांग्लादेश से संबंध रखते हैं वो हैं MD गोलन सारवर। ये जो अपने आप ऐसे याद रख सकते हो, जो भारत में मसाले आते हैं गोल्ड, MD गोल्ड, ऐसे ही वो जो मसाले हैं, क्योंकि मसाले सर्वाधिक उत्पादन करता है भारत, तो MD गोल्डमन सार्क के क्या है महासचिव। ऐसे ट्रिक्स बना के MD गोल्डमन का आप यहाँ रख सकते हो। अब एक जो प्रोग्राम चलाया गया 2025 के अंतर्गत, ये प्रोग्राम आयोजित होना 5 से 7 मार्च को हो गया है। तो ये क्या है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये नई दिल्ली के अंतर्गत हुई है। तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। अभी करंट में चल रहा था, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 की कहाँ आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। और एक भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा 2024 से 27 की अवधि के लिए सार्क करेंसी श्वेय फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है। तो इसको अंडरलाइन कर लें आप। बाई चांस आपसे करंट इश्यू से संबंधित क्वेश्चन आता है तो यहाँ से सॉल्व होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 से 27 की अवधि के लिए क्या है? एक सार्क करेंसी श्वेय फ्रेमवर्क। करेंसी वैसे भी अपने मुद्रा कौन चलाता है? RBI। तो RBI आप जान सकते हो, RBI द्वारा सार्क करेंसी श्वेय फ्रेमवर्क की घोषणा की गई है। एक अपने 2017 के अंतर्गत एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, GSAT-9। इसको आप जान सकते हो, सार्क देशों के लिए की थी। ये भारत के द्वारा किया गया एक प्रयोग था। क्योंकि इसके अभी वर्तमान में शिखर सम्मेलन नहीं हो रहे, तो अंतिम जो शिखर सम्मेलन था इसका वो 2016 में होना था, पर 2014 में जो काठमांडू नेपाल में हुआ, उसका 19वां जो शिखर सम्मेलन 2016 में होना था, तो पाकिस्तान ने जो
उरी आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद से भारत ने उसमें भाग नहीं लिया। भारत के साथ में अन्य देशों ने भी उसमें भाग लेने से मना कर दिया था। दोस्तों उसके बाद से अभी सार्क का कोई शिखर सम्मेलन नहीं है। और भारत ने, आपसे पूछा जाए सार्क के विकल्प के रूप में भारत ने कौन से संगठन को तवज्जो ज़्यादा दी है, तो वो है बिमस्टेक। ये आप ध्यान रख सकते हो। इसकी स्थापना 1997 में, इसमें 7 क्या हैं स्टेट है, ये नाम से आपको बता देंगे, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार और ये थाईलैंड और श्रीलंका और ये 2 नेपाल, भूटान। तो ऐसे इनको आप याद रख सकते हो। 1997 में इसकी स्थापना हुई। और 6वां जो बिमस्टेक सम्मेलन है ये करंट में है, ये अभी 2025 में हुआ है अप्रैल में, बैंकॉक थाईलैंड में। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भागीदारी की थी भारत सरकार की ओर से। ये गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थी उस समय, वो 2 देशों की यात्रा भी करके आए थे, बैंकॉक की और थाईलैंड की। तो आप दोस्तों ये इसको याद रख सकते हो। ये सार्क के बारे में छोटी सी सामान्य करंट अफेयर्स। एक तो इसमें आरबीआई वाला क्या है, आरबीआई ने 2024 से 37 के लिए सार्क करेंसी और स्विफ्ट फ्रेमवर्क की घोषणा की है। ये पहले से G-SET 9 ये तो आपको नोट्सों में पुराने में मिल जाएगा। और एक जो इसमें ये सार्क के विकल्प के रूप में बिमस्टेक, और ये लास्ट समिट होगी। और इसके बाद एक दिल्ली में जो समिट हुई है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। तो ये दोस्तों सार्क है। और अपन शॉर्ट में बात करेंगे आल्वा की। आल्वा की स्थापना देख सकते हो दोस्तों 14 दिसंबर 2004। इसके संस्थापक सदस्य वेनेजुला और क्यूबा हैं। क्यूबा के ह्यूगो चावेज थे और वेनेजुला के फिदेल कास्ट्रो थे। तो ये 2 हैं। ये इसका नाम आपको पूरा नाम भी ध्यान रखना है। और इसकी जो अंतिम जो बैठक हुई है वो अपन देख सकते हैं दोस्तों, वो 12th ये असाधारण शिखर सम्मेलन, ये फरवरी 2025 में हुआ कराकस वेनेजुला में। और एक अल्वा टीसीपी चला रखा है, दक्षिण अफ्रीका विकास का समुदाय। फरवरी 2025 में एक समझौता ज्ञापन पर क्या हुए हस्ताक्षर। इसका उद्देश्य है शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान। यह आपसे सीधा यही पूछा जाएगा कि अल्वा टीसीपी का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों को बढ़ावा देना। इसके कार्यकारी सचिव, इनका नाम लिखा हुआ है पीपल ट्रेड, इसका भी नाम लिखा है अल्वा टीसीपी से आपको पीपल ट्रेड एग्रीमेंट। अल्वा का नाम आपको ऊपर दिया गया है, बोलिवियन अलायंस फॉर द पीपल्स ऑफ आवर अमेरिका, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना ये आपको बताई दी 14 दिसंबर। 4 इधर रख लेंगे, 2004 रख लें, आपको याद करने का मैं बता देता हूँ। 14 है, इधर 4 है, थोड़ा सा 1-2 बार सोचोगे आप याद हो जाएगा। वेनेजुला और ये क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट से आप याद रखते हो, फिदेल कास्ट्रो वाला वही क्यूबा है। ये ह्यूगो चावेज वेनेजुला का है। ये दोनों के इनके नाम भी याद रखने हैं आपको। कई बार आरपीएससी इनके नाम भी पूछ लेती है और स्कूल लेक्चर में पूछे गए हैं पहले से। अब अपन बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नेम नॉन अलायंस मूवमेंट। भारत किसका संस्थापक सदस्य है, आपको पता होगा। 5 संस्थापक सदस्यों के आपको नाम याद होने चाहिए क्रम से। अब अपन डायरेक्ट उनकी बात नहीं करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो नींव रखी गई थी 1955 में बांडोंग सम्मेलन से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एनसीईआरटी में सीधा रखा है, इसकी नींव कहाँ से, बांडोंग सम्मेलन जो एशियाई सम्मेलन हुआ था उसमें इसकी नींव रखी गई थी। और इसका प्रथम जो सम्मेलन है वो है 1961 बेलग्रेड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम सम्मेलन 1961 बेलग्रेड। अभी आरपीएससी का जो वर्तमान ट्रेंड है उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत किस महाद्वीप से सर्वाधिक देश हैं, तो 53, अफ्रीका से क्या है 53, एशिया से 39, लैटिन अमेरिका से 26, यूरोप से 2। इन दोनों का यहाँ नाम रख सकते हो, बाकी के नाम रखने की याद आपको जरूरत नहीं, क्योंकि 53 देशों का नाम याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बेलारूस और अजरबैजान ये यूरोपीय कंट्रीज के। बाकी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आपको पता होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद प्रारंभ किया गया था। जो कोल्ड वार चल रहा था उसके दौरान जो विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, यूएसएसआर और यूएसए, वो पूंजीवाद और साम्यवाद। तो उन दोनों में, क्योंकि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन थर्ड वर्ल्ड के देशों के द्वारा एक तरीका से प्रारंभ किया गया कि जो उनको सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उपनिवेशवाद से क्या मिली थी, मुक्ति मिली थी। उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलने के बाद वो दोबारा से किसी भी बड़ी आर्थिक संकट या किसी बड़ी सभ्यता के संकट में वो फंसना नहीं चाहते, न वो पूंजीवाद अपनाना चाहते थे न समाजवाद। वो अपना खुद स्वतंत्र रहकर अपना विकास करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों गुटों में शामिल नहीं होकर एक अलग एक नीति अपनाई जिसको नाम दिया गुटनिरपेक्षता। इसके 5 जो संस्थापक सदस्य हैं उनका आप नाम याद करके जाएं थोड़ा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक हवाना घोषणा पत्र है। इसमें से आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है हवाना घोषणा पत्र। तो हवाना घोषणा पत्र के अंतर्गत क्या है दोस्तों, हवाना घोषणा पत्र ये 14वां जो सम्मेलन हुआ था 2006 में, उसके अंतर्गत जारी किया गया था। इसमें नेम के सिद्धांतों और लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था।
तो आपसे पूछा जाए नेम के सिद्धांत और लक्ष्यों का निर्धारण, तो हवाना जो शिखर सम्मेलन है इसके अंतर्गत किया गया था। इंदिरा गांधी नेम को विश्व की शांति का सबसे व्यापक शांति आंदोलन कहा है। तो ये कोटेशन आपको डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि किसके द्वारा नेम को विश्व का सबसे व्यापक शांति आंदोलन कहा गया है। अभी वर्तमान में क्या घटनाक्रम चल रहा है इसके बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। नेम का जो एक तरीका से अपन संस्था के क्यूबा देश है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की सूची में हटाने की नेम के द्वारा क्या की जा रही है, मांग। अमेरिका ने क्यूबा को जो एक सूची बना रखी है, उसने स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म इस सूची में डाल रखा है। इसमें उत्तरी कोरिया, ईरान और सीरिया जैसे खतरनाक देश अपन कह सकते हैं, जिनके अंतर्गत क्या है, सशस्त्र विद्रोह चल रहा है या आतंकवादी घटनाक्रम ज़रा होने, उनकी सरकार स्थिर नहीं है। मतलब आतंकवाद को वो क्या दे रहे हैं, बढ़ावा। उत्तरी कोरिया आप जान सकते हो, किम जोंग वाला, ईरान और सीरिया, ये तीनों ही देश हैं। तो इन्हीं की सूची में इसको क्यूबा को डाल रखा है। तो इस क्यूबा को हटाने की इसमें से क्या की गई है, नेम के सदस्य देशों ने मांग, क्योंकि क्यूबा ये ऐसा देश नहीं है जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेम के किस देश को स्टेट ऑफ स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म सूची से हटाने की मांग की जा रही है। ये अभी की गई है 2025 के अंतर्गत दोस्तों, इससे करंट में आ रहा है। तो कौन सा देश है वो, क्यूबा। क्यूबा से आपको क्या ध्यान आया, क्यूबा मिसाइल संकट 1962, और अपन अभी पढ़ा अल्वा, तो अल्वा का संस्थापक सदस्यों में भी क्या है, क्यूबा। और क्यूबा का तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है कि क्यूबा जो अमेरिका की स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म सूची में से हटाने की मांग की गई है। तो क्यूबा से आज 3 क्वेश्चन आपको, 1962 क्यूबा मिसाइल संकट, कोल्ड वार के अंतर्गत, साथ में अल्वा का संस्थापक सदस्य, और जो नेम है, नेम के अंतर्गत की क्यूबा को अमेरिका की टेररिज्म सूची से हटाने की क्या की गई है, मांग। अब नेम का जो 18वां सम्मेलन हुआ था बाकू अजरबैजान में, इसमें एक नेम पार्लियामेंट्री नेटवर्क बनाने की घोषणा की गई थी। तो आपसे पहला तो क्वेश्चन ये बनता है, नेम पार्लियामेंट्री नेटवर्क बनाने की घोषणा किस सम्मेलन के की गई थी, तो 18वां सम्मेलन और 2019 में हुआ है। 18 + 1 2019, 18 बाकू अजरबैजान में हुआ था। और इसकी स्थापना कब की गई, 21 में की गई। और वो कहाँ हुई है, मैड्रिड स्पेन में। संसदीय नेटवर्क मतलब वही नेम पार्लियामेंट्री, तो ये स्पेन के अंतर्गत की गई है दोस्तों। स्पेन के अंतर्गत शहर है मैड्रिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अभी तक आरपीएससी ने पूछा नहीं है, या यूपीएससी ने या नेट ने, कि नेम पार्लियामेंट्री नेटवर्क की घोषणा मतलब की गई, तो वो तो पूछ सकें, पर अभी स्थापना कहाँ की गई है, तो स्थापना हुई है मैड्रिड स्पेन में। तो आप अपने नोट्स में या जो भी आपके पास कंटेंट है उसमें उपलब्ध, उसमें ऐड कर लें कि नेम पार्लियामेंट्री नेटवर्क या नेम संसदीय नेटवर्क की स्थापना कर दी गई है, और वो कहाँ की गई है, मैड्रिड स्पेन में। इंडिया इसका, भारत इसका सदस्य नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है आपको, भारत इसका सदस्य नहीं है। 2024 में जो अंतिम सम्मेलन हुआ है इसका, वो 19वां हुआ है, ये आपको याद रखने की, कंपाला में हुआ है, युगांडा कंपाला। अब इसमें से थीम आपसे पूछी जा सकती है, साझा वैश्विक संप्रति के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ये क्या है, नेम की थीम, जो लास्ट सम्मेलन हुआ है 2024 के अंतर्गत युगांडा में। और जो अगला है 20वां सम्मेलन, ये भी प्रस्तावित है, ये उज्बेकिस्तान में प्रस्तावित है। तो आपसे या तो क्वेश्चन बनेगा आपका ये मैड्रिड स्पेन वाला, ये क्यूबा वाला, करंट में बनते हैं, तो मैं करंट के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, या फिर आपको जो लास्ट सम्मेलन की थीम, साझा वैश्विक संप्रति के लिए सहयोग को गहरा करना, और या नेक्स्ट सम्मेलन कब होगा, जो 20वां सम्मेलन है उज्बेकिस्तान में प्रस्तावित है। भारत के अंतर्गत नेम का 7वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंतर्गत हुआ था, और पीएम मोदी ने नेम को विश्व की नैतिक आवाज़ कहा है। तो मैंने आपको 2 बताए, एक तो इंदिरा गांधी और एक पीएम मोदी। तो इंदिरा गांधी ने कहा है नेम को, इसने विश्व का सबसे व्यापक शांति आंदोलन कहा गया है, और मोदी ने क्या कहा है, विश्व की नैतिक आवाज़, बस। तो दोस्तों ये 3 अपने करंट टॉपिक थे IR इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। इनके साथ ही स्कूल लेक्चर के जितने भी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने समाप्त होते हैं। मैंने इनके नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रखे हैं, और आप इनका इन वीडियो के माध्यम से एक बार सुन के फिर इन नोट्स के माध्यम से इनका क्या करें, अध्ययन, तो आपको ये स्वतः ही क्या है, याद हो जाएंगे। एक बार सुनने से, पढ़ने से आपको फटाफट ये याद हो जाएंगे, और इनका क्विक रिवीजन आप करते रहें। तो दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ये क्वेश्चन बनते हैं, जो स्कूल लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस UGC नेट के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों
आप लोग तैयारी करते रहें और आपको जो भी कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है उसको मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको समझाने की आपको कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।